हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। क्लास 10 का चैप्टर है और मैं ट्राई करूंगी कि हम 10 से 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को कंप्लीट करें। और मैं पूरी एसएसटी की सीरीज बनाने जा रही हूं, तो आप जरूर वीडियोस को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। तो शुरू करते हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आती है एक टर्म डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास डबल की बात की है, तो यहाँ पर डबल मतलब कि दो चीजें होंगी। तो यहाँ पर पर्सन ए है और पर्सन बी है। अगर हम मानते हैं हमारे यहाँ पर पर्सन है, इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए वीट। इसको वीट की रिक्वायरमेंट है। पर्सन ए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वीट की। और पर्सन बी को रिक्वायरमेंट है शूज की। और जो ये पर्सन भी है, ये क्या कर रहा है? ये वीट प्रोड्यूस करता है, ये वीट बनाता है। इसके पास वीट है और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए शूज। लेकिन जो ए पर्सन है, इसके पास लेदर है, ये चमड़े का काम करता है। और अगर ये बी पर्सन इससे लेदर ले तो आगे अपने शूज बना सकता है। या हम मान सकते हैं ये क्या करता है? इसके पास शूज है। जो चीज इसको चाहिए वो इसके पास है, जो इसको चाहिए वो इसके पास है। तो ये क्या करेंगे? ये इसको अपने वीट देगा और ये इसे अपने शूज दे देगा। जितना इसके पास एक्सेस में शूज है, तो ये शूज इसको प्रोवाइड कर देगा और यहाँ से वीट इसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या हुआ? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दोनों की जरूरतें जो बॉन्ड्स थी दोनों की वो पूरी हो गई। ठीक है, ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि एक जिसको जो चाहिए वो दूसरे को प्रोवाइड कर देता है। जैसे ए पर्सन को कुछ चाहिए वो बी को प्रोवाइड कर देगा और ए को जो चाहिए वो बी से ले लेगा। लेकिन ये कब होता है कि भाई ये आपस में वो कर रहे हैं कि भाई एक दूसरे को चीजें दे रहे हैं, तब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जो पहले ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तभी ये ऐसा कर पाते हैं। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ऐसे हमारी जो भी बॉन्ड्स है वो पूरी हो जाए। जैसे बी के पास अगर वीट है और इसको राइस की जरूरत है और ए के पास राइस नहीं है, यहाँ पे सी है उसके पास भी राइस नहीं है, अब ये कहाँ जाकर किधर से राइस लेके आएगा? और हमें क्या चाहिए कि इसको भी वीट चाहिए हो, इसको वीट चाहिए और ये इसको राइस दे सके। तो हमारे पास डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो हमें कुछ चाहिए जिसकी वजह से या जिसे देके हम जो एक मीडियम की तरह एक्ट करें और इन चीजों को मतलब कि पैसा देकर, जैसे हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है मनी है, जिससे हम क्या करते हैं? मनी हमने किसी को दिया और उसके बदले में हम सामान लिया, और वो मनी वो जो जिस व्यक्ति के पास आया वो उसे और सामान जो उसे चाहिए उसे लेने के लिए यूज कर सकता है। जैसे ए पर्सन को चाहिए राइस, बी के पास है, तो ये बी को क्या करेगा? मनी देगा और इससे राइस ले लेगा। यहाँ से इसने क्या लिया? राइस ले लिया। अब कोई सी पर्सन है, सी पर्सन को क्या चाहिए? इसको चाहिए वोच चाहिए इसको। और जो ए पर्सन है इसके पास वोच है, ये वोच बेचता है। ठीक है, तो अब ये पर्सन के पास क्या है? वोच। तो ये क्या करेगा? सी पर्सन इससे वोच लेगा और इसको मनी पे कर देगा। तो यहाँ पर मनी क्या कर रहा है? एक एक्ट ऑफ मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है, और जिससे हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की कंडीशन को फुलफिल नहीं करना पड़ रहा। हम सिर्फ एक मनी के जरिए अपनी चीजों को दूसरे से ले सकते हैं, जो हमें चाहिए, अपनी वॉन्ट्स को पूरा कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं मनी। जो इसको एक्ट, इसलिए मनी क्या करता है? जैसे मनी कैसे एक्ट करता है? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर, जो है हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। हम अगर बात करें, पहले हमने क्या बात किया कि हम बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। एक पर्सन को क्या चाहिए दूसरे पर्सन की, हम इसकी बात करते थे। जैसे हमारे पास मनी आया, फिर उसके बाद मनी क्या किया? उसने एक एक्ट ऑफ एक्सचेंज का काम किया, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम देकर यूज कर सकते थे। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है जो हम यूज कर पा रहे हैं? हमारे पास है पेपर नोट्स और कॉइन एक्ट करेंगे, हम कॉइन्स देंगे और अपना सामान ले लेंगे। हम पेपर नोट्स देंगे और अपना जो भी चाहिए वॉन्ट्स को पूरा करेंगे। लेकिन क्या ये प्रीशियस मेटल से बने होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनसे नहीं होते, इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती। ये पेपर से बने होते हैं और इनका खुद का वैल्यू बहुत कम होता है। लेकिन ये हम इनको एक बिल्कुल ऑथराइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी इन्हें डिनाई नहीं कर सकता, लीगली बाइंडिंग होता है कि यू शुड एक्सेप्ट दिस मनी। अगर हम बात करें, पेपर नोट्स जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो कॉइन्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहां से आपको ये क्लियर हुई। और ये कोई भी प्रीशियस मेटल से नहीं बने होते, इनका खुद का वैल्यू नहीं होता। वाई एक्सेप्टेड? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो हम ये क्या करते हैं? ये ऑथराइज्ड होते हैं बाय गवर्नमेंट। नो अदर कांट बी अलाउड टू इशू करेंसी। इसका मतलब है कि कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी इंडिविजुअल है, वो ऑथराइज नहीं किया गया है कि वो करेंसी को बनाए। अगर वो ऐसा करता मिलता है तो उसे सजा मिलती है। नो वन कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। वी शुड एक्सेप्ट द मनी, वी शुड नॉट डिनाई द मनी। इसके बाद हमारा तीसरा कंसेप्ट आता है डिपॉजिट विद बैंक्स। अब मैं नॉर्मल बात करूंगी कि भाई मैं हूं, जैसे मैं काम कर रही हूं कहीं पर भी और मेरी इनकम है 100 रुपये। अब मैंने जो भी मेरी डेली की ज़रूरतें हैं उनको अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास 60 रुपये रोज के काम में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाती है। महीने में 60 रुपये मेरे लग जाते हैं। अब मेरे कितने रुपए बचे? 40 रुपये। तो मैं हमेशा उसे पॉकेट में तो नहीं रखूंगी। हम क्या करना चाहते हैं? हम सेव करना चाहते हैं। तो हम कहाँ डिपॉजिट करेंगे? इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। जब हम इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ बेनिफिट मिलेंगे, तभी हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट। अगर हम इसे 1 साल के लिए कर रहे हैं तो जैसे हमें कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हमने डिपॉजिट किया 40 रुपये और 1 साल बाद ये अगर कुछ इंटरेस्ट रेट लग के ये हमें मिलेगा 50 रुपये। सो हम क्या हो रहा है? इस ऐसे हमें बेनिफिट हो रहा है।
जिसके पास मनी होता है वो क्या करता है, बैंक में एक्स्ट्रा मनी होता है डिपॉजिट करता है, और जिसको मनी की ज़रूरत होती है वो बैंक से मनी लेता है, और वो क्या करता है जब उसे रिटर्न करना होता है तो उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उसने उस मनी को यूज़ किया। हम यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे यहाँ हमारे पास बैंक है। बैंक क्या करता है, डिपॉजिटर और बोरोर के बीच में एक मीडियम है। बैंक से लोग क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं, बोरो करते हैं। बोरोवर क्या करता है, लोन्स लेता है जब उसे ज़रूरत होती है किसी भी लिए, जैसे उसको मशीन लेनी है, कैपिटल जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, या उसे अपना कोई बिजनेस शुरू करना है, किसी भी चीज़ के लिए उसे अगर पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट से लेगा, बैंक से लेगा। सॉरी, गवर्नमेंट मैंने गलती से बोल दिया। और वो क्या करेगा फिर, उसे जितने भी समय के लिए, उसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लिया, उसके बाद वो सारा जो भी उसने लिया है, अगर उसने 100 रुपये लिए हैं, उस 100 रुपये के साथ साथ जो भी उस पर 15-10 रुपये का जो भी इंटरेस्ट आया है उसके साथ वो उसे बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक में डिपॉजिट करेगा, बैंक ने तो इसे 100 रुपये दिए, ठीक है, और इसे क्या हो रहा है, 15 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो ये 15 रुपये है ना, वो बैंक की इनकम होती है। क्या होती है, बैंक की इनकम, ठीक है। आप जो डिपॉजिटर्स हैं, मतलब कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो क्या करेंगे, पीपल मेक डिपॉजिट्स, बैंक में जमा करवाएंगे और उन्हें इंटरेस्ट रेट भी यहां से मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इनकम हमारी कहाँ यूज हो रही है, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए, रेस्ट मनी डिपॉजिट विद बैंक, और हमें क्या मिलता है, हमें थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है उसके साथ। और हम क्या कहते हैं, अगर जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे तभी निकलवा सकते हैं बैंक में जाके, इसलिए हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। जो हमने डिपॉजिट करवाया है, जब हम उसकी डिमांड करेंगे तो वो हमें उसी वक्त मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और यहाँ पर होता है चेक। चेक क्या होता है, एक पेपर इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट हम उस पर लिखते हैं। जब हम बैंक को देते हैं, मेरे को किसी ने चेक दिया कि मैंने आपके पैसे देने, तो मैं आपको एक चेक दे देता हूँ। वो क्या करता है, उस पर अपना साइन करता है, उस पर उसका बैंक नंबर होता है। हम जब उसे डिपॉजिट करते हैं तो हमें मनी मिलता है, और वो बैंक में उसके जो खाते हैं वहां से कट कर आपके अकाउंट में, या आपको जैसे भी चाहिए आपको वो पैसा मिल जाता है। तो ये थी इसकी ट्रांजैक्शन की, चेक की। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम कैसे होती है बैंक की, पर यहाँ पे हम सोचते हैं कि भाई अगर यहाँ पे भी तो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इनकी इनकम कैसे हुई। इन्हें अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं पर यहाँ पर पे भी तो कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं ना डिपॉजिटर्स को, वो कम होता है, और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसको ये लोन दे रहे हैं, वो हाई होता है। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा क्या आता है, बैंक की इनकम आती है। इट मे बी क्लियर टू यू ऑल। जिससे मैंने बताया लोन की एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। हमारे पास जब सरप्लस फंड होता है तो वो डिपॉजिटर होता है जो डिपॉजिट कर देता है बैंक में, और जब हमें नीड होती है फंड्स की तो हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं, और हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। बैंक चार्ज क्या करता है, हाइयर इंटरेस्ट रेट और लोन्स, ठीक है, और जो मतलब वो लोगों को देता है वो कम देता है, और जो चार्ज करता है वो लेता है जो इंटरेस्ट रेट, वो हाई होता है, और उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनकम ऑफ बैंक्स। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस विल बी कंटिन्यू।